तो हेलो दोस्तों, चलिए अब हम आगे का प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य के जो पतन है उसके कारणों का हम लोग को विश्लेषण करना है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो मुग़ल, सबसे हम परिचय से शुरुआत करते हैं इसकी। तो मुग़ल साम्राज्य जिसमें 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर राजनीतिक एकता और प्रशासनिक स्थिरता स्थापित की थी। 18वीं शताब्दी के आते आते तीव्र पतन की ओर वो अग्रसर होने लगा था। विशेष रूप से औरंगज़ेब की मृत्यु जो 1707 में हुई, उसके बाद में ये पतन जो था हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है ना। यह पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तथा बाहरी कार्यों जो कारक थे उसका भी संयुक्त प्रभाव था। अब वो प्रमुख कारण क्या क्या थे, पतन के प्रमुख कारण क्या थे, आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों के ऊपर। राजनीतिक कारण क्या थे? तो उत्तराधिकार की अस्पष्ट व्यवस्था। तो मुगल परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू परंपरा में था कि जो राजा का बड़ा बेटा होता था वही राजा राजगद्दी पे बैठता था, ठीक है। लेकिन मुगल परंपरा में ऐसा कोई उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिससे प्रत्येक सम्राट की मृत्यु के बाद में जो राज्य था वो गृह युद्ध के सिचुएशन में हो जाता था। इससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई और प्रशासनिक जो गतिविधियाँ थी वो निरंतर बाधित होती गई। अब कमज़ोर उत्तराधिकारी, तो औरंगज़ेब के बाद में जैसे बहादुर शाह प्रथम जो था, उनके बाद में आने वाले जितने भी शासक थे, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह जैसे ये जो राजा हुए, उनके बाद में प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही वो अयोग्य और विलासी शासक साबित हुए। उन्होंने राज्य की चुनौतियों का प्रभावी समाधान नहीं किया, ठीक है। फिर प्रांतीय स्वायत्तता का बढ़ना। तो अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे प्रांतों के सूबेदार धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता का जो नियंत्रण था वो कमज़ोर हो गया और साम्राज्य जो था वो टूट गया, विखंडित हो गया। अब ये तो हम लोगों ने समझे राजनीतिक कारण। अब हम पढ़ते हैं प्रशासनिक कारण इसके पीछे क्या थे। तो मनसबदारी प्रथा का जो था वो पतन उस समय तक हो गया था। तो मुगल प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाली मनसबदारी व्यवस्था भ्रष्ट और अक्षम हो गई थी। मनसबदार अधिक राजस्व की मांग करते थे और किसानों का शोषण बढ़ रहा था। इससे प्रशासनिक दक्षता में गिरावट आई थी। मैं मनसबदारी के ऊपर एक अलग से हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, उसमें आपको मनसबदारी प्रथा क्या थी इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग मनसबदारी को ले लेंगे, ठीक है। अब जागीर संकट। तो जागीरों की संख्या सीमित थी, जबकि मनसबदारों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। इससे जागीरदारी क्राइसिस उत्पन्न हुआ और इससे प्रशासनिक असंतोष और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। तो ये दो कारण तो हो गए हमारे प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके पतन के कारण हो गए ना। प्रशासनिक कारण, ये दो प्रमुख कारण थे उसमें। अब हम समझते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे। तो कृषि संकट। तो किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप विद्रोह, उत्पादन में गिरावट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी उस पर संकट उत्पन्न हो गया था। व्यापार और उद्योगों का भी पतन हुआ, क्योंकि राजा कमज़ोर था तो वो व्यापार पर, इन सब चीज़ों पर, कृषि पर, या जो दूसरी प्रजा के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, नलकूप या कुएं या बांधों का निर्माण करना, वो सब कुछ व्यवस्था उन राजाओं ने नहीं की, है ना। राज्य के जो उद्योग थे वो भी पतन की ओर चले गए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, विशेष करके हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस जो बात करते हैं वो उस समय तक हम देश में पैर जमा चुकी थी और धीरे धीरे भारतीय व्यापार पे जो राजा थे उनका नियंत्रण कम होने लगा था। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय तक औद्योगिक क्रांति वहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी और वहाँ से हम सिर्फ कच्चा माल यहाँ से भेजने लगे थे और वहाँ से पका बना हुआ माल जो था वो यहाँ पर आने लगा था। और इस वजह से हमको हमारे जो भारतीय उद्योग थे वहाँ के मशीन से बने हुए माल की उसके सामने प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहे थे। निरंतर युद्धों का आर्थिक भार, विशेष करके अगर हम दक्खन की बात करते हैं तो औरंगजेब के लंबे युद्धों ने जो था उसका खजाना खाली कर दिया था और इससे राजकोषीय संकट भी उत्पन्न हो गया था। अब सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। तो धार्मिक असहिष्णुता, औरंगजेब की नीतियों जैसे जजिया का पुनर्स्थापना से गैर मुस्लिमों के बीच में असंतोष उत्पन्न हो गया था और इससे सामाजिक एकता भी जो अकबर के समय में स्थापित हुई थी वो कमज़ोर हो गई थी।
क्षेत्रीय विद्रोह भी होने लगा। शिवाजी मराठा जो थे, शिवाजी और उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जाटों का उस समय में विद्रोह हुआ, सिखों का विद्रोह हुआ उस समय में। इन विद्रोहों ने जो मुग़ल सत्ता थी उनको चुनौती दी और साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। अब इसके अलावा ये तो धार्मिक और सामाजिक कारण हो गए। अब सैन्य कारण भी थे इसके पीछे। अब सैन्य कारण क्या क्या थे? तो कमज़ोर जो सैन्य व्यवस्था, तो मुग़ल सेना जो थी तकनीकी रूप से पिछड़ गई थी, जबकि यूरोपीय जो लोग थे उस समय के, जो अंग्रेज़ आ चुके थे हमारे देश में, उनके पास में शक्तिशाली आधुनिक हथियार थे और वो रणनीतिक नीतियाँ बना करके उनका उपयोग कर रहे थे, हथियार को आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे थे। नौसेना का भी अभाव था। मुग़लों के पास में सशक्त नौसेना नहीं थी, जिससे वे समुद्री शक्तियों यानी जो यूरोपीय लोग थे उनका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उसी समय में बाहरी आक्रमण भी हमारे यहाँ पर देश में होने लगे थे। नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था सन 1739 में, तो 1739 में, है ना। अब नादिर शाह का आक्रमण कैसे हुआ? तो नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य को की जो कमज़ोरी थी उसको उजागर कर दिया। उसने दिल्ली को लूटा, कोहिनूर मयूर सिंहासन जो था उसका अपहरण करके साम्राज्य को भारी आघात उसने पहुंचाया। फिर उसके बाद में आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली ने भी बार बार आक्रमण करके उत्तर भारत की जो स्थिति थी उसको और अस्थिर कर दिया। इसके अलावा जो हम मतलब ये बाहरी आक्रमण तो थे ही, है ना। अंदरूनी तौर पे भी हमारी मतलब मुग़ल प्रशासन जो था वो कमज़ोर हो चुका था। मुग़ल साम्राज्य के पतन केवल औरंगज़ेब की नीतियों का परिणाम नहीं थे, बल्कि यह स्ट्रक्चरल वीकनेस थी और इमीडिएट ट्रिगर जो था उसका संयुक्त परिणाम था, है ना। अब इसमें प्रशासनिक जड़ता, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष और बाहरी आक्रमण, इन सभी ने मिलकर के साम्राज्य को और कमज़ोर बनाया। अब इसे समझते हैं कि इस प्रकार जो हम थोड़ा सा उसका प्रस्तावना लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखेंगे कि इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का पतन एक क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया थी। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक इसका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया था, फिर भी इसकी प्रशासनिक परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत और संस्थागत ढांचा भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ कर गया। अतः इसका पतन केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी, यानी क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थीं और औपनिवेशिक हस्तक्षेप की इस समय तक शुरुआत हो चुकी थी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न और उसका आंसर जो है आपको किस तरीके से लिखना है ये समझ में आ गया होगा कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख जो कारण थे वो क्या थे और उसका हम अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।